हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किसके बारे में होगा। हमारे व्यूवर्स है समीर भाटी, उनके निवेदन पर यह वीडियो बनाया गया है कि हम अपने जो एग्जाम्स है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैंने इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको एक बंदूक दी है, ठीक है, उसमें गोली भी डली हुई है, लोडेड बंदूक है। आपको कहा कि गोली मारनी है, आप कहाँ गोली मारोगे? ठीक है, आप कहाँ गोली मारोगे उसके लिए। तो देखिए, आपको कोई मैं टारगेट दूंगा, आपको जगह बताऊंगा कि वहां पर गोली मारना है, तभी तो आप गोली मार पाओगे उसके। तो यानी आपके पास क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, तभी आप गोली मारोगे। तो वैसे ही हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि हमें एग्जाम में क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है। लेकिन क्या अच्छा? ठीक है, मान लो 60% आ गए, अच्छा है, या 50% आ गए, अच्छा है। तो अच्छे का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये आप समझे। तो देखिए, टारगेट मैंने जैसे आपको टारगेट दिया था कि यहां पर गोली मारना है, आप बताएं कहां पर गोली मारेंगे? आप यहां पर मारोगे गोली। अगर कोई यहां पर निशाना लगा रहा है तो वो क्या होगा, आप उसको क्या कहोगे, बेवकूफी कहोगे ना, कि यार यहां पर तो लगा, कम से कम चुकेगा तो इधर उधर तो रह जाएगा। तो वही होता है, ये हमारे पास होता है 100%। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 90%, यहाँ पर 80%। यहाँ वही है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, और यहाँ पर केवल पास पास होना है आप लोगों को। अब कोई बच्चे कहते हैं ना, सर हमको तो केवल पास होना है, क्या है रखा है इसमें स्टडी में? तो वो यहाँ पर निशाना लगाते, चूक गया तो बाहर भी जाएगा। आपका निशाना हमेशा क्या होना चाहिए, 100%। टारगेट बड़ा लेके चलो। अब कहते हैं ना, सोच बड़ी रखो, बड़ा करे कुछ, तो वही है, आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 100% लेके चलना है। ठीक है, यानी 100 में से 100 नंबर बनाना है, टारगेट ये हो गया आपका। ठीक है, अब टारगेट तो हो गया, अब हम उसको नंबर अचीव कैसे करें, नंबर लाएं कैसे? तो उसके बाद उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्या, प्लानिंग। ठीक है, बगैर प्लानिंग के आप कोई भी काम करोगे वो सक्सेस नहीं होगा। यानी आप कहते हैं ना कि सही दिशा के अंदर ही किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। तो हमें क्या करना है, प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास। तो प्लानिंग में भी याद रखना है कि हमेशा दो प्लान बनाए, जिन्हें हम ए और बी प्लान कहते हैं। यानी आपको जो स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी जैसे आपने कह दिया कि मुझे रोजाना स्कूल से आने के बाद में 4 या 5 घंटे पढ़ना है, मान लो इवनिंग में पढ़ना है, तो आपका ये हो गया ए प्लान। अब कभी कभी ऐसा हो गया कि कोई फ्रेंड आ गया आपके पास, या कहीं शादी में आपको जाना था, आप इवनिंग में नहीं पढ़ पाए, तो वहां पर काम आना चाहिए आपका बी प्लान। तो हमेशा दो प्लान बनाए, जब ए प्लान फेल हो जाता है तो वहां पर आपके पास बी प्लान उसके सपोर्ट के लिए होना चाहिए। कंप्लीट है। और ये प्लान कैसे बनाए, ये आप खुद स्टडी कर सकते हो। अगर ये नहीं बना सकते हो आप, तो उसके लिए भी हम आप वीडियो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो प्लान हमने बना लिया, अब क्या करें। अब हम हार्ड वर्क करेंगे। अब आप कहते हो कि सर हार्ड वर्क करेंगे या स्मार्ट वर्क करें? क्या देखें, मेरे अकॉर्डिंग हार्ड वर्क किसे कहते हैं, हार्ड वर्क विथ प्लानिंग। ठीक है, वो होता है क्या, स्मार्ट वर्क। बगैर प्लानिंग के अगर आप हार्ड वर्क करें तो हार्ड वर्क करते रह जाओगे, कोई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप प्लानिंग के साथ में हार्ड वर्क करना है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक बुक आती है मोटिवेशनल जीत आपकी, तो उसमें मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। ठीक है, कंपनी में काम करता था, उसको काम करते हुए 8-10 साल हो गए। उसकी जो पेंशन, सॉरी, उसकी जो सैलरी है, वेतन है, वो कभी बढ़ा नहीं। फिर एक नया लकड़हारा आया, और जैसे उन्होंने कोई 1 महीना हो गया, उसकी जो सैलरी है वो बढ़ गई। और उन्हें कब जाके मैनेजर से शिकायत की कि मैनेजर साहब, मैंने जो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी तो सैलरी उतनी की उतनी है, ये 1 महीने में आ गया, इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। तो मैनेजर ने कहा कि वो तुमसे ज्यादा लकड़ियां काट के लेके आता है, हमें उससे ज्यादा फायदा हो रहा था, इस वजह से ज्यादा पैसे दे रहे हैं उसको। अब तुम ज्यादा लकड़ियां काट के लेके आओ। वो मेहनत करने लग गया, काटने लग गया, लेकिन ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाया। तो फिर वापस मैनेजर के पास आया, तो मैनेजर ने कहा कि तुम ज्यादा लकड़ियां तो काट नहीं पाए, कैसे बढ़ाएं हम तुम्हारी सैलरी? तो फिर उन्होंने कहा कि जाकर एडवाइस लो उस नए लकड़हारे से। तो उन्होंने जाकर लकड़हारे से पूछा कि तुम ज्यादा लकड़ियां कैसे काट सकते हो? तो उन्होंने पता क्या कहा, उसने एक क्वेश्चन पूछा, होती उसकी धार कब तेज की थी लास्ट बार? तो उन्होंने कहा, तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं लकड़ियां काटता हूँ तो पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, ताकि ज्यादा लकड़ियां काट सकूं। तो इसी तरह जो बिल क्लिंटन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका भी कहना है कि अगर मुझे लकड़ियां काटने के लिए 4 घंटे दिए जाए, तो उसमें से मैं 3 घंटे केवल कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा, 1 घंटे फिर उसमें मेहनत किया जाएगा। तो वही आपके पास होता है कि आपको क्या करना है, प्लानिंग बनाना है पहले। बगैर प्लानिंग के आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। कंप्लीट है।
और जैसे आप कोई भी स्टडी करना, तो स्टडी करना कैसे है वो आपके पास प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पहले मैंने सभी का प्लान बनाया है कि मुझे ये टॉपिक बताना है, फिर ये बताना है। या जब भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे पास एक प्लान होता है कि मैं इस तरह इसको वीडियो को प्रेजेंट करूंगा तो अच्छा समझ में आएगा। आपके पास प्लान होना चाहिए। अब हार्ड वर्क कैसे करें वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हार्ड वर्क में सबसे पहला होता है, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स, या इसको आप दूसरा नाम ऐसे भी कह सकते हो, डिवाइड एंड रूल। नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं वो देखें। देखें आपने पढ़ा भी है कि जो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तो उसमें क्या नीति थी, डिवाइड एंड रूल की नीति थी, यानी बांटो और राज करो की नीति। वो भी आपको बुक्स पे अप्लाई करना है, बुक्स पे राज करना है, स्टडी पर राज करना है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल पे काम करना है। इसका मतलब आपको जो पोर्शन याद कर रहे हो, जो भी चैप्टर याद कर रहे हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके बाद में उनको स्टडी करें। फॉर एग्जांपल आपको याद करना है, जैसे पाचन तंत्र के बारे में स्टडी करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले अलग अलग अंगों की हमने स्थिति पढ़ ली कि कौन सा अंग कहाँ पर पाया जाता है, उनकी संरचना कैसे होती है, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने। उसके बाद में उनसे जो एंजाइम बनते हैं या जो भी उनके कार्य होते हैं वो पढ़ लिए हमने। जब हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया, उनके कार्य के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में हमने क्या करते हैं, उनसे जुड़े हुए रोग है उनके बारे में पढ़ लिया। इन सभी को मिला दिया, हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या किया, इसके स्मॉल स्टेप्स बनाए हैं, छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके लिए कहानी आपने सुनी भी होगी, जो किसान और उसके पुत्र वाली कहानी की। किसान के बहुत सारे पुत्र थे, उन्होंने क्या किया था, लकड़ी तोड़ने के लिए कहा था, लकड़ी का बंडल नहीं टूट पाया, लेकिन लकड़ी को अलग अलग करते हैं, टूट जाता है। वो आपको स्टडी में काम में लेना है कि आपको स्मॉल स्टेप लेना है, डिवाइड एंड रूल करना है, कंप्लीट है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कंटिन्यूअसली स्टडी। अब इसका मतलब आपको पता है, जैसे कछुए वाली कहानी आपने सुनी है, तो हमें खरगोश की चाल नहीं चलना है, कछुए की चाल चलना है। आप एक ही दिन में 6-7 घंटे पढ़ते हो वो जरूरी नहीं है, आप पर डे 2-2 घंटे भी पढ़ोगे काफी होगा। होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर स्टडी करते रहना है आपको। ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने 8-10 घंटे पढ़ा और फिर आपने हफ्ते भर पढ़ा ही नहीं कुछ भी। आपसे थोड़ा भी पढ़ो, लेकिन क्या करना है, रेगुलर चलना है। और एक चीज और है, जब आप स्मॉल स्टेप स्टडी करते हो तो उसी में ही है, हमेशा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, हमेशा ये आपको स्टडी करना होता है। एग्जाम्स के अंदर भी आपने कभी देखा होगा कि जैसे 10th में आपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, उसमें भी कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो टोटल 4 नंबर का नहीं आएगा, उसको डिवाइड कर देते हैं, 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का। तो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के पीछे आप भागा करें। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं हम निबंधात्मक क्वेश्चन, वो आपको नहीं स्टडी करना है। आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले तैयार कर लेना है। जब ये पूरे तैयार हो जाए उसके बाद में आप निबंधात्मक प्रश्न देख सकते हो। तो देखो छोटों को, आप एडवर्टाइजमेंट में आता ना कि स्मॉल जोड़ते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो वैसे ही करना है कि छोटे छोटे को जोड़ते जाना क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, आप बड़े क्वेश्चन तैयार नहीं करें। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा 4th स्टेप, उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको हम कह सकते हैं कि पढ़ने की समझ, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं पढ़ने की समझ। ये क्या है, आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा है तो वो आपको कितनी देर में समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ उस पैराग्राफ में, उसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आज से आपको यही करना है कि जैसे मान लो कि वीडियो मेरा देखा है आप लोगों ने, ऑनलाइन वीडियो जो भी मैंने डालता हूँ वो देखा है, उसको देखने के बाद में उस चैप्टर को आपको बुक से रीडिंग मारनी है। एक चीज तो ये भूल जाएं आप लोग कि कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ते ही उसको सब कुछ याद हो जाता है, ऐसा किसी के साथ में नहीं होता कि वो पूरी बुक एक बार पढ़ डाले और उसको पूरा का पूरा याद है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करना है, रीडिंग मारना है एक बार बुक की जैसे आप, ठीक है, और उसको थोड़ी याद करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो आपका वीडियो पहले से देखा हुआ रहेगा ऑनलाइन, आप फिर क्या करेंगे, रीडिंग मारेंगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। प्लस आपको क्या करना है, बुक्स के अंदर ही नोट्स बनाने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में पढ़ लिया, तो आपने लिख लिया कोशिका, बुक के अंदर लाइन लिखी हुई थी, कोशिका है ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ऐसे लाइन थी। फिर आपको पता चला कि कोशिका है, इसकी खोज
ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने की, तो आपने यहाँ पर ऐसे बोला लगा कि यहाँ पर नाम लिख दिया रॉबर्ट हुक। तो इस तरह आपको क्या करना है, बुक के अंदर ही नोट्स तैयार करना है, नोट्स अलग से मत तैयार करा करें, आप बुक के अंदर ही नोट्स तैयार किया करें। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करोगे ना तो आपको वो सब हेल्प मिलेगी वहां पर, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। देखिए ऐसा मेरा साथ में भी हुआ था कि जब हम 11-12 की बुक अभी तक मेरे पास पड़ी है, तो अब मैं उन बुक्स को देखता हूँ तो उसमें एक भी ऐसे पेन के डॉट का भी निशान नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमने कभी बुक खोल के ही नहीं देखी। तो आपको सबसे बड़ी गलती नहीं करना है कि बुक को खोल के जरूर देखना है, बुक की रीडिंग मारना है, कंप्लीट है, बुक पढ़ना है। अब बुक पढ़ना क्यों जरूरी है, देखें सबसे बड़े हम जो बिजनेसमैन में जो पैसे वालों की बात करते हैं, बिल गेट्स का नाम आता है, तो यूट्यूब पे आपके उनका वीडियो मिल जाता है, डालना बिल गेट्स, तो उनकी जो सबसे पहला आपको ऊपर ही ऊपर जो वीडियो दिखेगा थंबनेल के अंदर उसका, तो उसमें भी वो बुक से रिलेटेड ही है। और इनके अलावा आप उनके जो ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे तो उनमें भी आपको कई बुक्स, सब बुक्स से रिलेटेड ही वीडियो ज्यादातर मिलते हैं। यानी जितने भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सब बुक रीडिंग जरूर करते हैं, या ध्यान रखना है। तो आपको भी क्या करना है, बुक रीडिंग स्टार्ट कर देना है। आपको अपनी जो राजस्थान बोर्ड में आपको टारगेट ये है आपका 100% तो राजस्थान बोर्ड वाली बुक पढ़ना है, कोई और बुक्स नहीं पढ़ना है, कंप्लीट है। राजस्थान बोर्ड वाली बुक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो अभी आप। ठीक है, तो वो बुक पढ़ना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करें, हमें पता चल गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब उसके बाद में होता है एनालाइसिस। ठीक है, एनालाइसिस करना, विश्लेषण करना। आपने कहावत सुनी होगी, ज्ञान के मंथन से अमृत की प्राप्ति होती है। जैसे कहा था ना कि समुद्र का मंथन हुआ था, अमृत उससे निकलता, तो वैसे क्या होता है कि ज्ञान के मंथन से, यानी दूध है, अगर हम उसको मथते हैं तो हमें घी मिल जाता है। ठीक है, और घी के ज्यादा रुपए होती, ज्यादा वैल्यू होती है दूध की तुलना में, ज्यादा महंगा बिकता है। तो वैसे आपको क्या करना है, अपने ज्ञान को मथना है। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टेस्ट लेना है आपको, और जितना भी हो सके आपको हमेशा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन से ही टेस्ट लेना है, निबंधात्मक प्रश्नों का कोई टेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, जो पुराने सालों के पेपर्स है उनको आपको सोल्व करना है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना आता है सब्जेक्ट में और कितना नहीं आता है। जैसे आपने पिछले 2-3 सालों के जो पेपर है वो आपको नेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कहाँ से निकालेंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पुराने सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी के क्वेश्चन सोल्व करना है, पूरा का पूरा आप नहीं कर पाओगे। उससे आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपने कितना स्टडी किया, कितना नहीं किया है। अब लास्ट और गोल्डन पॉइंट, सबसे लास्ट, ठीक है, गोल्डन पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है रिपीट एंड रिपीट। देखें, अगर आप किसी से मिलते हो, वो आपको अपना नाम बताता है और वो आपको कहीं हफ्ते भर बाद में या महीने 2 महीने बाद में मिलता है, आपको उसका नाम नहीं याद रहता। ठीक है, कारण क्या है, उसका नाम हम बार बार में रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वही आपको करना है कि जो स्टडी आप कर रहे हो उसको बार बार रिपीट करते रहना है, दोहराते रहना है, बार बार रिपीट करेंगे। यानी जैसे आपको ये 100% बनाना है, तो जो बायोलॉजी की बुक है, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, आप रीडिंग कंप्रिहेंशन कर रहे हो, आपको पढ़ाई की समझ हो रही है, तो आपको उस बायो की बुक को कम से कम 6 से 7 बार रिपीट कर देना है पूरी साल के अंदर। अब आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो चुका है। अब देखो आप कहोगे सर 6 से 7 बार कैसे रिपीट होगा, तो देखिए पहली बार जब आप रिपीट करोगे, आप पहली बार पढ़ोगे, तो आपको जो कोई चैप्टर है उसको पढ़ने में 1 घंटा लगा है, अगली बार जब आप पढ़ोगे ना उसको, तो मुश्किल से वो आपके 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको दोबारा कभी रिपीट करोगे तो वो आपको 15 मिनट भी नहीं लगेगा। यानी फिर आप ऐसा हो जाएगा कि 5-7 मिनट के अंदर ही वो चैप्टर आपका रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कैसे, जल्दी जल्दी आपको रीडिंग मारना है, इतने सब कुछ आपको याद पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको वो रिपीट हो जाता है। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको पढ़ाने से पहले कभी बुक्स है उसके बाद रीडिंग मार लेते हैं, इतने में जैसे चैप्टर है वो पढ़ाना है उसकी रीडिंग मार लेते हैं, उतने में उनको पूरा याद हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि वो बार बार रिपीट कर चुके हैं, आपको पढ़ाया, आपके पहले वाले बैच को पढ़ाया, उनसे पहले वाले बैच को पढ़ाया, तो उनको रिपीट पे रिपीट होया जा रहा है। तो सबसे गोल्डन पॉइंट ये है रिपीट एंड रिपीट। आप उसको ऐसे याद करें, 24/7, 24/7, यानी आपने जो कुछ पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाया आपको, ठीक है, उसको 24 आवर्स में, 24 घंटों में एक बार रिपीट जरूर करें। और उसके बाद में 7 दिन में एक बार, जैसे मान लो संडे आपने फिक्स कर लिया, कोई भी दिन फिक्स कर लिया है, उस दिन आप उसको रिपीट जरूर करें। तो ये सबसे गोल्डन पॉइंट है कि आप बार बार रिपीट करोगे तभी वो आपके दिमाग में टिका हुआ रहेगा, वरना आपके दिमाग से निकल जाएगा कि आपने क्या स्टडी किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। धन्यवाद।